वेलकम टू लॉ ज्ञान भारत चैनल। आज एक कॉन्ट्रैक्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, वो है कंसिडरेशंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। आप लोगों को पता होगा ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डील करता है। इसका लिंक आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मिलेगा, इसका लिंक आपको सीपीसी में मिलेगा। ये मेनली सिविल रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होता है वो अरेंज करता है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट का ये मेन पार्ट है कंसिडरेशन। अभी कंसिडरेशंस क्या है और ये कॉन्ट्रैक्ट में कैसे लिंक है वो हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। पहले ये बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है ऑफ़र, ठीक है ना। फिर होता है नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। ये ऑफ़र सेक्शन 2A में डिफ़ाइन किया है, ये आपका एक्सेप्टेंस 2B में बताया गया है। और ये ऑफ़र जब एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो फिर बनता है प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस। फिर ये जो प्रॉमिस बनेगा, फिर उसके बाद इसके साथ अगर कंसिडरेशंस मिल जाएगा, ये बनेगा एग्रीमेंट। टू ई, ठीक है। फिर एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, कब एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा वो सेक्शन 10 में बताया गया है। फिर बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। ये भाई साहब 2H में लिखा है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके स्टेजेस बात कर लेते हैं। पहले है ऑफ़र, ये सेक्शन 2A। देखिए ये जो सेक्शंस है ना 2A, 2B, 2D, 2E, ये सेक्शन 10, सेक्शन 2H, ये सब सारे जो भी जुडिशरी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं कि ये ऑफ़र कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया। 2 को ये पहला स्टेज है इसलिए ये 2A में। अब अगर अल्फ़ाबेटिकली बात करते हैं तो फिर ये ऑफ़र पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज इसलिए 2A है। फिर नेक्स्ट स्टेज एक्सेप्टेंस इसलिए 2B है। फिर ये मिलके आ गया प्रॉमिस, फिर प्रॉमिस के बाद कंसिडरेशन मिलने के बाद फिर हो जाएगा 2D। फिर कंसिडरेशन मिलने के बाद फिर हो जाएगा 2E एग्रीमेंट। ये E के ऊपर ज़्यादा फोकस है इसलिए E है। फिर एनफोर्सेबल बाय द लॉ, कौन कौन से एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ वो सेक्शन 10 में बताया गया है। और फिर लास्ट को बनता है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट तक यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ये 1 2 3 4 5 स्टेजेस पास करने के बाद फिर यहाँ पे बनता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी इन ब्रीफ बात कर लेते हैं। हम लोग डिटेल्स क्लास में डालेंगे ऑफ़र एक्सेप्टेंस, ईच स्टेज का डिटेल्स क्लास में डालेंगे, आपको देंगे। पहले इन ब्रीफ बात कर लेते हैं ऑफ़र क्या है। ऑफ़र ये है, देखिए सपोज़ मैंने किसी और को बोला आप मुझे मेरे लिए कुछ काम कर दो, ठीक है ना। तो मैं उनको बोलता हूँ कोई भी, सपोज़ आप ये पेन भी अगर खरीदने जाते हो तो फिर दुकान में है पेन है, आप क्या बोलते हो, दुकान के पास जाते हो, दुकान को बोलते हो कि मुझे पेन लेना है और मैं ये पेन का 10 रुपया दूंगा। तो मैंने दुकानदार को ऑफ़र किया कि ये जो पेन मुझे चाहिए मैं वो 10 रुपया में ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है। अभी ये हो गया ऑफ़र। अभी दुकानदार क्या बोलेगा, दुकानदार क्या करेगा, मैंने तो ऑफ़र कर दिया, अभी दुकानदार क्या करेगा, एक्सेप्टेंस देगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा। क्या एक्सेप्ट करेगा, दुकानदार राज़ी होगा, हाँ भाई ठीक है मैं ये पेन 10 रुपया में देने के लिए राज़ी हूँ। तो मैंने ऑफ़र किया, दुकानदार ने एक्सेप्ट किया, तो फिर वो बन गया प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, ठीक है। अभी कंसिडरेशंस क्या है, कंसिडरेशन मतलब जो 10 रुपया, मतलब वो मुझे क्या देगा, ये पेन देगा और मैं उसके बदले उसको क्या दूंगा, 10 रुपया दूंगा, ठीक है ना। यही है कंसिडरेशंस। कंसिडरेशन का आप अगर डिक्शनरी मीनिंग देखोगे, बोलते हैं ना कि यस योर एप्लीकेशन इज़ अंडर कंसिडरेशंस, मतलब हम लोग सोच रहे हैं उसको। पर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशंस का मीनिंग अलग है। वो कहाँ पे दिखाया गया है, वो सेक्शन 2D में बताया गया है। वो हम कंसिडरेशन सेक्शन 2D में बात करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं कुछ चीज़ दे रहा हूँ तो मेरी भी ये राइट है, मेरा भी राइट है कि मैं कुछ पाऊँ, समझ गए। अगर मैं कुछ दे रहा हूँ, इफ़ आई एम गिविंग समथिंग देन इट इज़ माई राइट टू गेट समथिंग इन रिटर्न। कुछ दे रहा हूँ मतलब मुझे कुछ मिलना चाहिए। अभी इसको थोड़ा एग्जांपल समझ लेते हैं। मैं इसको ये इरेज कर दे रहा हूँ, देखिए बहुत ही आसान है।
बहुत ही सिंपल। एक चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लॉ जो है आप रट्टा अगर मारोगे तो याद नहीं कर पाओगे। द बेस्ट वे इज़ टू आप उसको समझो और अपनी लैंग्वेज में लिखो। ये जो लॉ है ना, वो घबरा जाते हैं कि हाँ लॉ में ये इतना नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग सब्जेक्ट टू इस प्रोवाइडेड, ये सब लिखा हुआ, तो डरने का नहीं है। आप समझो जो की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स को याद रखो, बस उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो। बाकी लॉ का कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। चलो कंसिडरेशन समझते हैं। कंसिडरेशन का मेन मोटो यही है, अगर कुछ दे रहे हो, गिविंग समथिंग, तो रिसीव समथिंग इन रिटर्न। ठीक है ना, मैं कुछ दे रहा हूँ, मैं 10 रुपया दे रहा हूँ, मतलब 10 रुपये के बदले मैं ये पेन ला रहा हूँ खरीद के। ठीक है, मैंने दिया, वापस लिया। अभी थोड़ा क्रॉस करके समझ लेते हैं। अच्छा सुनिए, ये ऑफ़र एक्सेप्टेंस का फिर ये है, काउंटर ऑफ़र है, क्रॉस ऑफ़र है, वो सब डिटेल्स हम दूसरा ऑफ़र के जो क्लास होगा सेपरेट क्लास में वो समझाएंगे। पहले ये कंसिडरेशंस का जो डिमांड था, कंसिडरेशन का हम लोग समझाते हैं। अब चलिए, अभी ए और बी का केस ले लेते हैं। ए ने क्या किया, ए ने बी के पास एक ऑफ़र लेके गया कि मुझे एक पेन चाहिए। पेन किसके पास है? ये है भाई साहब बायर, और ये भाई साहब हैं सेलर। ठीक है, ये क्या चीज़ का सेल करते हैं? ये पेन का सेल करते हैं। अभी ए ने ऑफ़र किया बी को, मुझे एक पेन चाहिए, और कितने में ना 10 रुपये में। ठीक है, ये हो गया ऑफ़र। अभी बी ने क्या किया, वो जो ऑफ़र उसने दिया उसको बी ने एक्सेप्ट किया। क्या एक्सेप्ट किया? हाँ मैं 10 रुपया में पेन देने के लिए राज़ी हूँ। अभी ये गिविंग समथिंग, ठीक है ना, ए ने क्या दिया बी को, क्या दिया? गिविंग, 10 रुपया दिया। ठीक है, अभी रिसीविंग समथिंग, ये सपोज़ ए है, ये बी है, तो ए ने 10 रुपया दिया और वापस, तो 10 रुपये के बदले कंसिडरेशंस क्या है? पेन। ठीक है, ए के लिए अगर ए का बात करेंगे तो ए ने क्या दिया? गिविंग समथिंग, 10 रुपया दिया, तो रिसीव समथिंग होना चाहिए। क्या रिसीव किया? पेन रिसीव किया। ठीक है ना, अगर मैं कुछ दे रहा हूँ तो उसके बदले मुझे कुछ मिलना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कंसिडरेशन मतलब अगर मैं कुछ दे रहा हूँ तो मुझे वापस कुछ मिलना चाहिए। ये एक मैक्सिम के थ्रू बोला गया। क्या मैक्सिम है? मैक्सिम है क्विड प्रो को। ठीक है, इसका मतलब गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। तो इस केस में ए ने 10 रुपया दिया तो उसका कंसिडरेशन ये है कि उसको पेन मिला। ठीक है, अभी बी ने क्या किया? बी ने पेन दिया ए को, क्या दिया? पेन दिया, तो पेन के बदले कंसिडरेशन क्या है? ए ने गिव किया, क्या गिव किया? पेन को दिया, तो ए गिवन समथिंग मतलब ए ने पेन को दिया, तो ही मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न। तो क्या उसको मिला रिटर्न में? 10 रुपया मिला। ठीक है ना, तो ए का जो 10 रुपये का दिया, 10 रुपये के बदले पेन हुआ कंसिडरेशंस, और बी ने पेन दिया ए को, तो उसके बदले कंसिडरेशन हुआ 10 रुपया। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कुछ दे रहा हूँ तो मुझे मिलना चाहिए। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट का ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी ये कंसिडरेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल पार्ट है। ठीक है ना, ये जो कंसिडरेशन है ये क्या है? एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, अभी एसेंशियल पार्ट कहाँ पे मेंशन किया गया? ये आपका सेक्शन 10 में सारा एसेंशियल दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट के जो भी एसेंशियल्स है वो सेक्शन 10 में दिया गया है। ठीक है ना, अभी आप बोलोगे सपोज़ मैं कंसिडरेशंस, बिना कंसिडरेशंस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? हाँ भाई हो सकता है। तो पहले है सेक्शन 25 क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि एग्रीमेंट जो भी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्रीमेंट और कंसिडरेशंस अलग है। क्योंकि ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस होने से फिर बना क्या? आपका प्रॉमिस, फिर प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशंस बनता है आपका एग्रीमेंट। ठीक है ना, फिर एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसको ये जो डायग्राम है इसको याद रखना है, फिर बनता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, तो आप बोलोगे तो ये कंसिडरेशन एनफोर्सेबल बाय द लॉ होने के लिए आपका कंसिडरेशंस होना चाहिए। ये कहाँ पे लिखा गया है? ये आपका सेक्शन 10 में लिखा गया है, सेक्शन 10 में। और भी सेक्शन 25 में मेंशन किया गया कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशंस, जो भी एग्रीमेंट होता है बिना कंसिडरेशंस के वो वॉइड होता है।
हम और एक क्लास में समझाएंगे वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, और नाइदर वॉइड नॉर वॉइडेबल क्या होता है, वो भी हम लोग समझाएंगे आपको दूसरे क्लास में, नॉर वॉइडेबल। ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। तो पहले कंसिडरेशन पे फोकस करते हैं। तो ये जो कंसिडरेशंस है वो सेक्शंस 2D में डिफ़ाइन किया गया है। कहाँ पे? सेक्शंस 2D में। चलो सेक्शंस 2D समझ लेते हैं क्या है। तो कंसिडरेशन का मतलब यही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं कुछ दे रहा हूँ मुझे कुछ मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो फिर वो एग्रीमेंट नहीं बनता है। ठीक है ना। और एग्रीमेंट कब बनता है? ऑफर एक्सेप्टेंस मिलने के बाद, फिर कंसिडरेशन होने के बाद एग्रीमेंट बनता है, फिर एनफोर्सबल बाय द लॉ होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो फिर ये चेन एग्रीमेंट तक पहुँचेगा ही नहीं, यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस के वहाँ रुक जाएगा, क्योंकि कंसिडरेशंस नहीं है तो एग्रीमेंट तक पहुँचेगा नहीं है। तो आप बोलेंगे और एक कॉन्सेप्ट भी है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। ठीक है ना। यहाँ पे कहाँ पे लिखा गया है? ये सेक्शन 25 में लिखा गया है। फिर भी इसका भी एक्सेप्शंस है, मतलब एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन जो वॉइड है, वॉइड नहीं होगा, वैलिड होगा। वो हम लोग दूसरे क्लास में बताएंगे। ये हम लोग पहले ये कंसिडरेशंस का बेसिक समझ लेते हैं। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वो एक्सेप्शन जो भी है वो सेक्शंस 25, 1 या फिर 2, और आपका रेमिशन वगैरह सेक्शन 63 भी है, सेक्शंस 148 भी है, सेक्शंस 185 भी है, ये सारा है। वो हम लोग दूसरे क्लास में बात करेंगे। ठीक है ना। तो पहले समझ लेते हैं एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशंस। कहाँ पे लिखा है? सेक्शंस 2D में। ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ है पहला कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशंस वॉइड फर्स्ट, क्योंकि ये कंसिडरेशन अगर नहीं रहेगा तो ये प्रॉमिस एग्रीमेंट तक पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो एग्री कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। ठीक है। अभी आप लोग और एक प्रीलिम में क्वेश्चन आता है, जुडिशरी प्रीलिम में, कि प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशंस इज नूडम पैक्टम। ठीक है ना। मतलब यहाँ तक तो पहुँच गए और ये कंसिडरेशन नहीं हुआ तो फिर ये एग्रीमेंट तक पहुँचेगा कि नहीं बोला पहुँचेगा। ये है प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन नूडम पैक्टम, मतलब नॉल एंड वॉइड, कोई भी इफेक्ट नहीं है, एग्रीमेंट तक इफेक्ट नहीं पहुँचेगा। ये एक प्रीलिम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और आपका एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन ये भी आता है। और ये सेक्शंस वाला 2A है, ये 2B है, ये 2D है, और ये एग्रीमेंट 2E है, एनफोर्सेबल बाय द लॉ सेक्शन 10 में है, कॉन्ट्रैक्ट 2H में है। ये भी आपके जो भी जुडिशरी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अभी एसेंशियल्स बात कर लेते हैं, कंसिडरेशंस का क्या है, क्या एसेंशियल्स है। तो मैंने मैक्सिम के बारे में बताया, नूडम पैक्टम और क्विड प्रो को, मतलब अगर मैं कुछ दे रहा हूँ तो आई मस्ट गेट समथिंग। क्विड प्रो को, QUID प्रो को। ठीक है ना। ये एक लैटिन मैक्सिम है कंसिडरेशन से रिलेटेड, और ये नूडम पैक्टम है कंसिडरेशन से रिलेटेड। ये दोनों भी आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, क्विड प्रो को और नूडम पैक्टम। प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन इज नूडम पैक्टम। ठीक है। चलो अभी ये सेक्शंस 2D में जाते हैं, फटाफट समझ लेंगे कॉन्सेप्ट, बहुत इजी है। और उसमें और भी जो भी डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस के अंदर ही और जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से याद रह जाएगा। चलो सेक्शंस 2D क्या कहता है, कंसिडरेशंस क्या है, ध्यान से देखना। आपको सेक्शंस 2D रट्टा नहीं मारना है, जो भी डेफिनेशंस दिया गया है उसको ब्रेकअप करके पढ़ना है। मैं अभी बताऊँ ना कैसे आपको ब्रेकअप करके पढ़ना है। देखिए पहले लिखा है व्हेन आर द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर। इसमें क्या क्या फोकस करना है, एक तो एट द डिज़ायर और एक है किसके ना, प्रॉमिसर के। अभी प्रॉमिसर कौन कौन है, प्रॉमिजी कौन कौन है, प्रॉमिसर प्रॉमिजी। ठीक है ना। ये OR है, ये EE है, SEESOR। वो जो पेन का एग्जांपल मैंने दिया था ना, A ने B को 10 रुपया दिया और B ने A को पेन दिया। ठीक है ना। तो A है प्रॉमिसर, B है प्रॉमिजी। ठीक है, यही है। A के लिए वो प्रॉमिसर है, B के लिए A प्रॉमिजी है। ठीक है, समझ गए। और एक बार समझा दूंगा, ठीक है, समझा दूंगा। चलो पहले ये डेफिनेशन बता दें। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर प्रॉमिजी और एनी अदर पर्सन, प्रॉमिसर के इच्छा अनुसार
प्रोमिजी हो या फिर कोई और हो। अभी ये क्या क्या किया उसने, हैज़ डन और abstain from doing और does और abstains from doing और promises to do और to abstain from doing, ठीक है ना, समथिंग कुछ भी हो, देन सच एक्ट, ये है ना एक्ट, डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, एक्ट हो या फिर एब्सटीनियंस हो या फिर प्रॉमिस हो, amounts to considerations। चलो इसको अभी बारीकी से समझ लेते हैं बिट बाय बिट। इसको ब्रेक करके सेक्शंस 2D को हमने ब्रेक किया। क्या किया ना, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिजर, ठीक है ना। अभी प्रोमिजर प्रोमिजी कौन है समझ गए। मैंने बी को सपोज़ एक दुकानदार को ऑफ़र किया, मुझे वो पेन 10 रुपया में चाहिए, तो मैं हूँ प्रोमिजर, वो है प्रोमिजी। मैं प्रॉमिस करता हूँ 10 रुपया दूंगा, उसके बदले मुझे पेन ये मिलेगा, ठीक है। तो मैं हूँ प्रोमिजर, मैं प्रॉमिस करता हूँ पेमेंट करूँगा, ठीक है। प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिजी हो या फिर एनी अदर पर्सन हो, मतलब प्रोमिजी मतलब दुकानदार हो या फिर कोई और हो, ठीक है। हैज़ डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग, और ये है हैज़ डन मतलब ये पास्ट के बारे में बात करते हैं। हैज़ डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग, ये पास्ट के बारे में बात करता है। और ये डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, ये बोलता है पास्ट, ये बोलता है प्रेजेंट। और प्रोमिसेस टू डू मतलब बाद में करेगा, और या फिर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये है फ्यूचर, ठीक है ना। इसी में ही सारा ये जो 2D है, ये जो आपका डेफिनेशन है, इसी में ही सारा खेल है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्या ये एक कॉन्सेप्ट है, ये प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशंस। आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशंस क्या है, टाइप्स ऑफ कंसिडरेशंस पूछे जाएंगे। टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा, फ्यूचर होगा, सारा इस डेफिनेशन में है सब कुछ। आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं ना, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूंगा, आप समझ जाना, ठीक है ना। चलो, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी द पर्सन हैज़ डन, कुछ पहले ही कर दिया है, या फिर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है ना। और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, वो फ्यूचर के बारे में बात करता है। समथिंग देन सच एक्ट, ये जो हैज़ डन मतलब ये एक्ट कवर किया, और एब्सटेन मतलब एब्सटेन किया, मतलब कुछ नहीं किया, तो वो प्रॉमिस होगा फ्यूचर, वो अमाउंट्स टू कंसिडरेशंस। अभी एक एक करके बात करते हैं। इसका एग्जांपल ले, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। चलिए सपोज एक एग्जांपल लेंगे, उसको पूरा सारा कॉन्सेप्ट एक ही एग्जांपल में समझ लेके मैं कंपेयर करके समझा दूंगा। चलिए आइए देखिए, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। देखिए एग्जांपल ये है, क्या एग्जांपल है ना, जो ए है उसका पर्स खो गया। ए है, उसका पर्स एज पर्स इज लॉस्ट। अभी कौन खोज के लाया पर्स को ना, बी ने खोज के लाया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इंस्टेंस क्या है, फर्स्ट पहला इंस्टेंस ये है कि ए का जो पर्स खो गया, बी उसको खोज के आके बी ए को वापस करता है, ठीक है ना, वॉलंटरली, मतलब अपनी इच्छा से। ए ने बताया नहीं बी को कि आप ढूंढ के लाओ, या ए ने ऑफ़र नहीं किया बी को कहा अगर आप ढूंढ के लाओ, नहीं, बी ने अपनी इच्छा से वॉलंटरली उसने वो पर्स को ढूंढ के ए को वापस किया, ठीक है ना। अभी ए को जब वापस किया तो वी क्या बोला कि मैंने आपका पर्स ढूंढ लिया है, आप मुझे इन एक्सचेंज 500 रुपया गिफ्ट करो। ए बोलेगा भाई मैं क्यों दूँ, मैंने थोड़ी ना आपको बोला था कि आप मुझे ढूंढ के लाओ,
आप तो अपने हिसाब से लेके आए, तो मैं पैसा नहीं दूंगा। तो बीर बोला क्यों नहीं दूंगा? फिर ए ने बोला अच्छा क्यों नहीं दूंगा, आप जाओ सेक्शंस 2D पढ़ो, कंसिडरेशन तो बनता ही नहीं है। आपने पर्स लिया तो आपको कंसिडरेशन जो 500 रुपया मांग रहे हो, तो मैंने थोड़ी ना आपको बोला था, इसीलिए तो ये है सेक्शंस 2D में कि वेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिजर, प्रोमिजर की इच्छा होना चाहिए। यहाँ पे ए अगर प्रोमिजर है, यहाँ पे ए है प्रोमिजर और बी है प्रोमिजी, ठीक है। तो ए बोलेगा वेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिजर, मैंने तो आपको बोला नहीं था कि आप मुझे पर्स ढूंढ के लाओ, तो आप तो अपने हिसाब से ढूंढ के लाए, तो मैं तो पैसा आपको नहीं दूंगा, कंसिडरेशन तो बनता ही नहीं है, क्योंकि ये आपको सेक्शन 2D में तो पहले ही तो बताते हैं वेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिजर। तो मेरे हिसाब से तो आप लाए नहीं, इसलिए मैं पैसा नहीं दूंगा। बी बोला चलिए ठीक है, नहीं देंगे, क्योंकि सेक्शन 2D में तो बोलता ही है कि एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिजर। समझ गया ये कॉन्सेप्ट? अभी चलो नेक्स्ट। अभी इसी एग्जाम्पल में हम लोग ये पास्ट कंसिडरेशंस, प्रेजेंट कंसिडरेशंस और फ्यूचर कंसिडरेशंस भी समझ लेते हैं। अभी ये भाई साहब बी जो है पर्स ढूंढ के बी को दिया, ठीक है। अभी भी ए तो मना कर दिया पैसे देने के लिए, क्योंकि एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिजर नहीं है। ए ने तो बोला नहीं था बी को आप ढूंढ के लाओ, इसलिए ए ने पैसा देना मना कर दिया, ठीक है। ये पहला कंडीशंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट बोलता है पास्ट कंसिडरेशंस वैलिड है। हाँ भाई पास्ट कंसिडरेशन वैलिड इन इंडिया है, ठीक है। अभी पास्ट कंसिडरेशंस क्या है? अभी बी ने ए का पर्स ढूंढ लिया है, ठीक है, ढूंढ के उसको वापस दे दिया। अभी वापस देने के बाद ए क्या करता है, खुशी से अपने हिसाब से बोलता है ठीक है आपने ये काम कर दिया है, मतलब पहले बी ने पर्स ढूंढ के वापस उसको दे दिया, काम कर दिया है ऑलरेडी। तो काम करने के बाद मतलब यहाँ पे एक्ट डन है, एक्ट डन मतलब पर्स ढूंढ के दे दिया है। अभी ए ने क्या किया, खुशी से अपने हिसाब से ठीक है आप बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट उसमें था, आपने मुझे खोज ढूंढ के दे दिया। ए ने क्या करता है, प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं आपको 500 रुपया दूंगा। पहला कंडीशंस क्या है, ए ने कुछ बोला नहीं थे, एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर नहीं था। अभी सेकंड क्या है, अभी वो ढूंढ के दे दिया वॉलंटरली, बट बाद में ए ने प्रॉमिस किया है 500 रुपया देने के लिए। तो ये होता है पास्ट कंसिडरेशंस, मतलब पहले एक्ट डन हो गया, उसके बाद ये 500 रुपये का प्रॉमिस हुआ, ठीक है ना। इसलिए अभी देखिए यहाँ पे क्या लैंग्वेज यूज़ करता है, हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। हैज़ डन मतलब बी ने पहले पर्स ढूंढ लिया है, हैज़ डन। अभी एब्सटेन फ्रॉम डूइंग क्या है, नेगेटिव मतलब ये सारा हम लोग एक्ट डन के बारे में बात करेंगे। एब्सटेंट का और एक एग्जांपल दे देंगे। पहले ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन। अभी ये है पहले बी ने पर्स ढूंढ के दे दिया, ए अपने हिसाब से खुशी से बोला ठीक है ना आप पर्स ढूंढ लिया तो आप 500 रुपया लो, ठीक है ना। तो ये हो गया पास्ट कंसिडरेशन, ठीक है। अभी प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या है, इस केस में जब ए ने पर्स ढूंढ के दिया ए को, तो ए भी इमीडिएटली क्या बोलता है, ठीक है आपने पर्स मुझे दिया, एक्ट किया, मैं भी आपको 500 रुपया इमीडिएटली देता हूँ। पर्स दिया मेरे हाथ में, मैंने उसको 500 दे दिया, ये है प्रेजेंट कंसिडरेशंस, ठीक है। वो पहले एक्ट हुआ था फिर प्रॉमिस हुआ, मतलब देखिए पास्ट में क्या हुआ था, पहले एक्ट फिर प्रॉमिस बाद में। प्रेजेंट में एक्ट और प्रॉमिस दोनों साइमल्टेनियसली होगा, मतलब ये पहले एक्ट में क्या हुआ, पर्स ढूंढ के दिया, बाद में प्रॉमिसर ने प्रॉमिस किया ठीक है मैं 500 रुपया दूंगा, ये है पास्ट, ठीक है ना, एक्ट पहले हो गया। प्रेजेंट में क्या हुआ, एक्ट और प्रॉमिस साइमल्टेनियसली होगा, वो पर्स दिया तो मैंने इमीडिएटली उसको 500 रुपया दे दिया। अभी फ्यूचर में प्रॉमिस करते हैं कि अगर मुझे फ्यूचर में मेरा पर्स खो जाता है तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ अगर आप मुझे पर्स ढूंढ के देते हो तो मैं आपको 500 रुपया दूंगा। फ्यूचर ये है आपका एक्ट, और जो भी प्रॉमिस है वो बाद में किया जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। बस इसी में ही आपका तीनों का जो पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन, इसलिए तो ये वर्ड यूज़ किया है। हैज़ डन मतलब पास्ट, डज मतलब अभी किया, और प्रोमिसेस टू डू बाद में करेगा। अभी हो गया एक्ट डन के बारे में क्लियर, इसी में ही सारा कॉन्सेप्ट है। अभी समथिंग कुछ भी हो, समथिंग सच एक्ट एब्सटेनेंट प्रॉमिस इज अमाउंट्स टू कंसिडरेशन। सच एक्ट मतलब पर्स ढूंढ के लिया, और प्रॉमिस मतलब बाद में ढूंढ के लाएगा, और एब्सटेनेंस क्या है, अभी एब्सटेनेंस समझ लेते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, चलिए। एब्सटेनियंस, अगर अब्सटेन, ये जो वर्ड है ना एब्सटेनियंस,
एब्सटीनियंस, ये कहाँ से बना है? ये एब्सटेन मतलब रोकना, किसी को रोकना। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ये है, सपोज ले लीजिए, ये तो मैंने एक्ट का जो भी एक्ट डन है उसका एग्जाम्पल, एक पर्स का एग्जाम्पल दिया था, और एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एब्सटेन का, मतलब किसी को रोकने के लिए। क्या किसी को रोका जा सकता है? हाँ भाई, रोका जा सकता है। क्या रोका जा सकता है? सपोज़ अभी क्या है, मैंने सपोज़ ए है और एक बी है। ए ने और बी के बीच में एक पैसा लेन देन का एक डिस्प्यूट है। मतलब ए बोलता है कि मैं बी से पैसा, ये 1 लाख मिलेगा मुझे, और बी बोलता है नहीं, मुझे 1 लाख नहीं देना है। ठीक है, अभी ए ने बी को बोला कि तुम मुझे अगर 1 लाख नहीं देते हो तो फिर मैं आपके अगेंस्ट में सूट फाइल करूँगा, केस करूँगा रिकवरी के लिए, ये 1 लाख के लिए। तो बी बोलता है ठीक है, आप एक काम करो, आप अभी सूट मत फाइल करो। वर्डिंग समझना है, सूट मत फाइल करो। सूट बोलता है कि सूट मत फाइल करो, अगर आप 1 साल तक रुक जाते हो, सूट फाइल नहीं करते हो, तो मैं आपको 1 लाख तो दूंगा 1 साल बाद, बट 10,000 रुपया दूंगा। ठीक है, किस लिए? सूट नहीं फाइल करने के लिए, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ठीक है ना, फाइल नहीं करूँगा। तो ए क्या करेगा? तो बी के, अच्छा अभी ये कंसिडरेशन समझ लेते हैं। ए के बीच में वर्ड क्लियर हो जाएगा। समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ए के लिए क्या है? ए है, अब ए के लिए क्या है और बी के लिए क्या है? मैं हूँ ए, वो है, ये भाई साहब है बी। सपोज अभी मेरा कंसिडरेशन ये है कि मैं भी 1 साल के लिए बी के अगेंस्ट में कोई भी सूट फाइल नहीं करूँगा। तो हो गया, तो मैंने तो कुछ प्रॉमिस किया, तो मुझे भी कुछ वापस मिलना चाहिए, क्योंकि क्विड प्रो को का कॉन्सेप्ट ये है, अगर कुछ दे रहे हो यू मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, मैं अभी एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब मैं अपने आप को रोक रहा हूँ कि मैं सूट नहीं फाइल करूँगा। उसके बदले क्या होगा? उसके बदले बी मुझे 10,000 रुपया देगा। ठीक है ना, ये मेरे लिए कंसिडरेशन हो गया। अभी बी के साइड में आ जाते हैं। तो बी क्या कर रहा है? बी 10,000 रुपया दे रहा है, तो उसके बदले क्विड प्रो को मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न। तो क्या उसको रिटर्न मिल रहा है ना? जो ए है वो बी के अगेंस्ट में 1 साल के लिए सूट फाइल नहीं करेगा, रुक जाएगा। ठीक है ना, समझ गया अभी की कॉन्सेप्ट? एक्ट डन और एक एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये एब्सटेन हो गया, मतलब रोक लिया उसको। क्या रोकने के लिए के भी वैलिड कंसिडरेशन है? हाँ भाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी समझ गया? ये जो वर्ड है समथिंग, समथिंग मतलब कुछ भी हो, एनीथिंग, बस एक्ट होना चाहिए और एब्सटेनेंस होना चाहिए। एक्ट और एब्सटेनेंस, एक्ट मतलब कोई भी काम किया, एब्सटेन मतलब कोई काम करने से मतलब रोका गया है, दोनों होगा। कुछ भी हो तो फिर ये एक्ट हो या फिर एब्सटेन हो या फिर प्रॉमिस है, मतलब फ्यूचर के लिए जो भी किया वो कंसिडरेशंस हो गया। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर? यही है बस, सारा झोल यही है कंसिडरेशंस का। बाकी है उसमें और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशंस क्या है। आपको यही है एसेंशियल्स, जो मैंने एग्जांपल आपको बताया। एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, रिवाइज कर देते हैं फटाफट, जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, ए का मेरा पर्स खो गया है, बी वॉल्यूंटियर, सपोज कोई दूसरा व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार मुझे वो पर्स ढूंढ के लाता है, तो वो मुझसे वापस कंसिडरेशन नहीं मांग सकता। क्यों? व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, मैंने तो आपको बोला नहीं था भाई आपको पर्स ढूंढ के लाओ, आप तो अपने हिसाब से ढूंढ के लाए, तो मैं उसको दूंगा नहीं, पैसे नहीं दूंगा। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, डिज़ायर मेरा डिज़ायर के हिसाब से आपने काम नहीं किया, आप अपने डिज़ायर के हिसाब से काम किया। ठीक है ना, अभी नेक्स्ट है प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ये है प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशंस। प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशंस क्या है? सपोज अभी ए बी को 1 लाख देना है, तो ए क्या किया, सी को बोला कि आप बी को पेमेंट कर दो, तो सी ने आप पेमेंट कर दिया। ठीक है ना, अभी वापस बी क्या बोलता है कि भाई सी ने पेमेंट कर दिया, अब वापस ए को पैसा मांगता है कि नहीं, आपने तो पेमेंट 1 लाख रुपया देना था, आप मुझे नहीं दिए। तो ए बोलता है कि नहीं, प्रोमिसी, ये है प्रोमिसी, मतलब इसको पेमेंट करना है। ठीक है ना, तो जब सूट बनता है ए और बी के बीच में, तो सी क्या करता है, ऑन बिहाफ ऑफ ए ने सी को बोला पेमेंट कर लिया, ऑन बिहाफ ऑफ ए सी ने बी को पेमेंट कर दिया। तो प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो ये है प्रोमिसी हो या फिर एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब मुझे सपोज़ किसी को 50,000 रुपया देना है, तो मैंने क्या किया, अपने दोस्त को बोला भाई आप उसको दे दो पैसा, बस इतना ही है, मैं हूँ प्रोमिसी, मुझे देना है।
तो मैंने क्या किया, मेरे बदले मैंने अपने दोस्त को बोल दिया आप मेरे जो क्रेडिटर हैं जिनसे मैंने पैसा लिया है आप उसको पेमेंट कर दो। तो ये वैलिड कंसिडरेशंस है। अब ये वापस मैंने जो सपोज़ क्रेडिटर को पैसा दे दिया है मेरे दोस्त के द्वारा, अभी वापस वो मुझसे पैसा नहीं मांग सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने दोस्त को बोला था आप उसको पेमेंट कर दो। तो पेमेंट कर दिया मतलब ऑलरेडी पेमेंट हो गया, बाकी वो मुझसे वापस नहीं मांग सकता है। क्लियर? बस यही इतना ही कॉन्सेप्ट है कंसिडरेशन। बाकी अगर आपका कुछ डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको वो डाउट भी क्लियर करेंगे। और ये वीडियोज़ अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ये हमारा जो लॉ ज्ञान चैनल भारत है, लॉ ज्ञान भारत चैनल है, वो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोग फ्री क्लासेस देते हैं, जुडिशरी प्रीलिम हो या फिर मेंस हो, उसमें हम लोग अभी कॉन्सेप्ट ही समझ चेंज हो गया कि कैसे आपको मेंस का राइटिंग लिखना है। बहुत से जो ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ीस आपको डिमांड करते हैं, वो सब बढ़ाने के लिए आप वो ज़्यादा फ़ीस में मत जाओ, आप बेसिक चीज़ें समझो। हम बार बार आपको रिपीटेडली बताते हैं, रट्टा मत मारिए, आप समझिए कॉन्सेप्ट को, फिर आप खुद अपने हिसाब से थोड़े थोड़े कीवर्ड्स। अब ये देखिए, आपको अगर ये सारा चीज़, ये सेक्शन स्टूडियो जो हम लोग को ब्रेक करके बताए, ये आप अगर डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको डर लगेगा, भाई क्या ये इतना चीज़ लिखा है। कुछ नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको अपने आप याद रह जाएगा। बस इतना ही है। आप अपने हमारे फ्री क्लासेस ज्वाइन कीजिए और हम आपको फ्री क्लासेस भी देंगे। ठीक है, थैंक यू।